गुड मॉर्निंग। मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर। आज अपना टॉपिक है विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। सबसे पहले अपने बात करें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती क्या है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को ऐसे समझो आप, जैसे मान लो ए और बी के बीच में कोई बंध है, ए और बी के बीच में कोई बंध है। ये बंध सहसंयोजक बंध है। सहसंयोजक बंध का निर्माण में इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। साझे का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ए ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन बी ने दिया, इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ और साझे से बंध बना। वो कौन सा बंध बना? सहसंयोजक बंध बना, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड बना। कैसा बंध बना? ये कोवलेंट बॉन्ड बना, सहसंयोजक बंध बना, कोवलेंट बॉन्ड बना। लेकिन बी है, अब देखो साझे के इलेक्ट्रॉनों पर दोनों का समान रूप से अधिकार होता है। ए व बी का दोनों का समान रूप से अधिकार होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे मान लो कोई दो व्यक्तियों ने साझा किया और साझा करके कोई व्यापार किया, लेकिन कोई बेईमान हो, वो पूंजी को अपनी तरफ खींचना चाहता है। तो इसी प्रकार से मान लो कि ये बी है, वो बेईमान है। बी है, ये कैसा निकला? बेईमान निकला। अब बी बेईमान है तो क्या करेगा? ये इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। अपनी ओर खींचेगा तो ये कंडीशन आ जाएगी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बी के ज्यादा नजदीक आ गए, ए से दूर चले गए, बी के नजदीक आ गए। तो बी को ऐसा लगेगा कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो इस पर आंशिक ऋणावेश आएगा। वास्तव में अभी इनके बीच में ही है, लेकिन बी के ज़्यादा नज़दीक होने के कारण ऐसा महसूस हो रहा है कि बी को कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इस पर क्या आ गया? आंशिक ऋणावेश आ गया। और इस पर क्या आ गया? इससे थोड़े दूर हो गए तो इस पर आंशिक धनावेश आ गया। तो सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन की खींचने की पावर, जैसे बी ने सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचा, ए की इतनी पावर नहीं थी, वो कम खींच पाया। बी ने सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचा। तो सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता होती है, उसी को अपने विद्युत ऋणता यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विद्युत ऋणता के द्वारा दर्शाया जाता है। यानी कि बी की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो बी की ज़्यादा है, किससे? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ए से। अब किसकी कितनी कितनी होती है वो आपको एक अलग से वीडियो बना दिया था, उसमें बताया गया था कि यानी कि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता ही है और कुछ नहीं है। जैसे देखो, ये बताया था कि लीना बेचारी बचने के नाम और फंसी। लिथियम की एक होती है 0.5 बढ़ाते जाओ, इसकी 1.5, इसकी 2, 2.5, 3, 3.5 और 4। इसी प्रकार से कि ना मांगे आलू सीरा पान सेक ले, इसकी होती है ऊपर से नीचे जाते हैं विद्युत ऋणता कम होती है, एक से कम 0.9, और इधर जाते हैं तो बढ़ती जाती है। जैसे देखो, एक के बाद में 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 0.5 बढ़ी इस लाइन में। यहाँ पर 0.3 बढ़ती है तो 0.3 बढ़ा दो, 1.2 और 0.3 बढ़ाओ, और 0.3 बढ़ाओ, और 0.3 बढ़ाओ। तो इस प्रकार से 0.33 बढ़ाना है फास्फोरस तक, एक बार 0.4 और एक बार 0.5 बढ़ाना है। तो इस प्रकार से है। फिर बताया था कि नाइट्रोजन और क्लोरीन की बराबर होती है 3, सीजियम और फ्रांसियम की बराबर होती है 0.7, ये बेरियम 12, बेरियम और रेडियम की बराबर होती है 0.8 है। तो इस प्रकार से पीएच, पी और एच की बराबर होती है 2.1। तो थोड़ा सा विद्युत ऋणता है वो अपने को याद भी रखनी पड़ेगी। तो ऐसे याद रख लो कि लीना बेचारी बचने के नाम और फंसी। लिथियम की एक याद रख लो, चाहे फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है 4 याद रख लो। उससे पहले वालों में 0.5 कम करते जाओ। 4 में 0.5 घटाया, इसमें से 0.5 घटाया, इसमें से 0.5 घटाया। क्लोरीन की 3 होती है, एक बार 0.5 घटाओ, एक बार 0.4 घटाओ, फिर 0.33 घटाते जाओ।
या फिर आप सोडियम की ध्यान रखो 0.9 होती है, 0.33 बढ़ाते जाओ, एक बार 0.4 एक बार 0.5 बढ़ानी है। एक बार लिख कर देखोगे तो याद हो जाएगी। अब इनको अपने ये तो पढ़ लिया था पहले कक्षा में, अब अपने चाहते हैं कि इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहला प्रभावित करने वाला कारक है वो है ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है उसको प्रभावित करता है। ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है सबसे पहले तो देखें, जैसे मान लो कि जैसे HCl है, Cl की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो इस पर माइनस डेल्टा और इस पर प्लस डेल्टा, यानी कि बंद के इलेक्ट्रॉनों को Cl के पास रहेंगे तो एकल बंद है तो इस पर क्या आ जाएगी ऑक्सीकरण अवस्था -1, इस पर +1। तो ये ऑक्सीकरण अवस्था होती है। जैसे सोडियम की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है, यानी कि पहले वर्ग के सभी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। जैसे लीना बेचारी लीना ने कहा, क्या कहा कि रूबी सजी फिरे, या लीना की रब से फरियाद, या फिर लीना कब्र से फरार, लीना कब्र से फरार। अब आपने ये कैसे याद करके, सभी की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है +1 है, सभी की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है +1 है। जैसे दूसरा, बेटा मांगे, क्या मांग रहा है, कन्या सुंदर, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ये सभी, इन सभी की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है +2 है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, सभी की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है +2 है। तो इसी प्रकार ऑक्सीकरण अवस्था है, जैसे जैसे अपने पढ़ेंगे वैसे वैसे ऑक्सीकरण अवस्था का ध्यान आता जाएगा। तो अब इसमें ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे तो अपना टॉपिक ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगा। अपने पढ़ रहे हैं विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारक, कि विद्युत ऋणता को प्रभावित है वो कौन कौन से कारक करते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर विद्युत ऋणता बढ़ जाती है, ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर विद्युत ऋणता के मान में वृद्धि हो जाती है। जैसे कई ऑक्सीकरण अवस्था है वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती हैं। जैसे Mn है वो +2 से लेकर Mn +2 भी दर्शाता है, +3 भी दर्शाता है, +4 भी दर्शाता है, +5 भी दर्शाता है, +6 भी दर्शाता है, +7, +2 से +7 दर्शाता है। तो Mn +2 से +7 में किसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा, तो Mn +7 जो ऑक्सीकरण अवस्था है उसकी विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा है, फिर +6 की, फिर +5 की, इस प्रकार से। यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट के क्या है, सीधे समानुपाती है। यानी कि या आप ऐसे लिख दो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो ऑक्सीडेशन स्टेट के सीधे समानुपाती है। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी। जैसे Mn अपने ऐसे कह दें Mn +7 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, +7 है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा है, तो इसकी En भी क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या है, ज़्यादा है। यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है। ऑक्सीडेशन स्टेट कम है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है। जैसे आपको कह दे कि Al +1 है और Al +3 है, किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या हो गई, बढ़ गई। ऑक्सीडेशन स्टेट कम है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या है, कम है। यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी समानुपाती होते हैं। दूसरी बात करते हैं परमाणु का आकार। परमाणु का आकार बढ़ने पर, परमाणु का आकार बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आप अपने आप ही सोचो कि एक छोटा परमाणु है, एक मोटा परमाणु है, एक छोटिया है, एक मोटिया है, एक तो छोटा परमाणु है और एक मोटा परमाणु है। तो सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कौन ज्यादा करेगा, मोटिया या छोटिया। एक तो मोटा हो एक छोटा हो, स्लिम बॉडी हो, तो आकर्षित ज्यादा कौन सा करेगा या आकर्षित ज्यादा कौन सा लगेगा,
छोटिया या मोटिया, मोटे का पेट मोटा, इस प्रकार से मोटा, हर तरफ से मोटा, तो वो दूसरे को क्या अपना ही ध्यान नहीं रख सकता, दूसरे को क्या आकर्षित करेगा। तो आकार छोटा, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, अधिक है। यानी कि छोटा आकार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। आकार बढ़ गया तो वो अपने इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित नहीं कर पाएगा, तो दूसरे बंद के इलेक्ट्रॉनों को क्या आकर्षित करेगा, तो ये बंद के इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण कम कर पाता है, तो En क्या हो जाएगी, कम। यानी कि आकार बढ़ेगा वैसे वैसे विद्युत ऋणता है उसके मान में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो आकार से किस प्रकार से रिलेटेड है, तो 1 आकार। आकार बढ़ेगा तो En क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या अपने ऐसे कहते हैं En समानुपाती 1 आकार है, साइज है, साइज छोटा होगा, छोटे का भाग दोगे तो मान क्या आएगा, बड़ा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो साइज के व्युत्क्रमानुपाती होती है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि स्मॉल साइज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्मॉल साइज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और बिग साइज लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। यानी कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो साइज के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे देखें कि फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई, कौन आई, आंटी, एटी। फिर कल बाहर आई आंटी, आंटी रेडियो एक्टिव है, आंटी कैसी है, रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव किसे कहते हैं, जो स्वतः ही अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं वो रेडियो एक्टिव है, और इनको हेलोजन कहा जाता है। फिर कल बाहर आई, इनको हेलोजन कहा जाता है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता 4, क्लोरीन की 3, ब्रोमीन की 2.8 और आयोडीन की 2.5। ऊपर से नीचे जा रही है तो विद्युत ऋणता के मान में क्या हो रही है, लगातार कमी हो रही है। ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता का मान लगातार कम हो रहा है। जबकि फ्लोरीन का आकार छोटा, क्लोरीन का बड़ा, ब्रोमीन का बहुत बड़ा, आयोडीन का और बड़ा, तो ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ रहा है। मैं ये ज़्यादा छोटा बनाया है, मैंने ज़्यादा छोटा ये ऐसे बनाया है कि इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है, डी ऑर्बिटल, इसमें डी ऑर्बिटल ही नहीं है फ्लोरीन में, और इसमें अचानक ही डी ऑर्बिटल आ गया तो अचानक ही आकार बढ़ता है। तो ये इसमें एफ में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, जबकि क्लोरीन इन सभी में वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो इस फ्लोरीन का आकार छोटा, फिर नीचे जाते हैं तो आकार बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, साइज नीचे जाने पर साइज बढ़ रही है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। ऊपर से नीचे गए तो देखो वो साइज क्या हुआ, फ्लोरीन छोटा था, फ्लोरीन छोटा था तो En इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, मोटी। फ्लोरीन छोटा था तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोटी, फिर आकार बढ़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, कम हो गई, और आकार बढ़ गया तो और कम हो गई, और आकार बढ़ गया तो और कम होगी। जैसे जैसे आकार बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान में कमी आती जाती है। प्रभावी नाभिकीय आवेश जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव के बारे में कई बार चर्चा हो गई, इसको ज़्यादा विस्तार से न लेते हुए कि जेड इफेक्टिव समझ गए, आप नहीं समझे हैं तो मैंने बहुत सी वीडियो में जेड इफेक्टिव का जिक्र किया है। पहले वाला मटेरियल है वो ज़रूर देखें, बहुत से वीडियो आपके लिए जारी किए जा चुके हैं। आप यूट्यूब पर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर लगाओगे तो बहुत से वीडियो आ जाएंगे, उसमें जेड इफेक्टिव का भी एक वीडियो बनाया हुआ है। तो जेड इफेक्टिव होता है वो जेड माइनस है सिग्मा होता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो नाभिक के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बढ़ता है। प्रति इलेक्ट्रॉन लगाए गए आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, जेड इफेक्टिव कहा जाता है। और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आकार है यानी कि साइज है
वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और साइज कम होता है तो EN क्या होती है, बढ़ती है। कुल मिलाकर क्या है, EN है वो समानुपाती किसकी है, जेड इफेक्टिव के समानुपाती है। यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश के विद्युतऋणता सीधे समानुपाती है। यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में वृद्धि होती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। समझे या नहीं समझे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रभावी नाभिकीय आवेश के सीधे समानुपाती होती है। जैसा आपने पहले भी पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था कि जेड इफेक्टिव के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीधे समानुपाती होती है। ओलरोड रोसो मापक्रम, ओलरोड रोसो वाले में बताया था कि ओलरोड रोसो ने बताया था कि EN होती है वो 0.744 प्लस 359 0.359 जेड इफेक्टिव अपॉन आर की स्क्वायर। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्ञात करने के लिए ओलरोड रोसो ने मापक्रम दिया था। और ये जेड इफेक्टिव देखो इसमें आ रहा है, ऊपर आ रहा है, प्लस में आ रहा है। इसका मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो EN क्या होगी, बढ़ेगी। आर परमाणु की त्रिज्या, और इससे ये भी पता चल रहा है परमाणु आकार का, आर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगी, EN कम हो जाएगी। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो यानी कि जेड इफेक्टिव के समानुपाती आर के व्युत्क्रमानुपाती है। इसके बाद बात करें अपने संकरण अवस्था हाइब्रिडाइजेशन पर किस प्रकार से डिपेंड करता है। हाइब्रिडाइजेशन पर कैसे डिपेंड करता है संकरण अवस्था, तो ये देखो आप, जैसे मान लो ये कार्बन है और इसका संकरण sp3 है। sp3 का मतलब है इसके जो बंध हैं वो सभी सिंगल हैं, तो ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा 4 सिग्मा है तो sp3 संकरण है। यानी कि अपने ये मान लो कि एथेन है। अब इसका sp3 संकरण है तो इसकी जो EN है वो है 2.5। अब देखो संकरण चेंज किया मैंने कि ये एथेन न लेकर अपने एथीन ले लिया, एथीन ले लिया तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध है। इसका अब सिग्मा सिग्मा 3 ही सिग्मा हुए, एक पाई आ गया, 3 सिग्मा हो तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो अब EN है कार्बन की वो कितनी है, ये बढ़ गई 2.75 हो गई। यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन युक्त कार्बन था तब इसकी EN थी 2.5, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन युक्त कार्बन है तो इसकी EN बढ़ गई 2.75। और अपने कह दें sp होता तो यदि ट्रिपल बंध बना देते तो 2 ही सिग्मा है, 2 पाई आ गई। अब देखो इस कार्बन का संकरण है वो sp है तो इस कार्बन की जो EN है, कार्बन की EN क्या हो गई, वो हो गई 3.25। देखो यदि sp3 था तो EN 2.5, sp2 आ गया तो EN 2.75 और sp संकरण हो गया तो 3.25। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संकरण चेंज हो जाए, संकरण चेंज हो जाए तो EN चेंज हो जाती। S लक्षण बढ़ेगा, देखो इसमें S लक्षण 25% है। sp कार्बन sp3 संकरण है, कार्बन sp2 संकरित है, कार्बन sp संकरित है, तो इसमें S लक्षण है वो 25% है, इसमें S लक्षण 33.33% है, इसमें S लक्षण कितने हैं 50% है। S लक्षण बढ़ रही हैं तो विद्युतऋणता भी बढ़ रही है। इसकी कितनी है, इसकी है 2.5, इसकी है 2.75, इसकी है 3.25। यानी कि S लक्षण बढ़े वैसे वैसे EN भी बढ़ती है। यानी कि मैं ऐसे कह दूं EN समानुपाती S करैक्टर, S लक्षण बढ़ेंगे वैसे वैसे EN भी बढ़ेगी। एक ही एटम वही होना चाहिए, जैसे अपने कार्बन कार्बन की बात की, ये कार्बन में कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो S लक्षण 25% ही है, कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है
तो एस लक्षण है इतनी है। कार्बन का sp हाइब्रिडाइजेशन है तो S और P दो ही है तो 50% S हो गई, तो इसकी En होगी वो 3.25, sp2 है 2.75, sp3 है तो, यानी कि संकर्ण बदलने पर विद्युत ऋणता के मान में भी परिवर्तन आ जाता है। तो यानी ये विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारकों की बात की, कारकों में आपके सबके समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं विद्युत ऋणता के अनुप्रयोग। काम क्या आती है विद्युत ऋणता?